नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई विदेश अगर आप जा रहे हैं, किसी भी देश में आप जाओ, खासतौर से दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत, जी हाँ, इन अगर देशों में जाते हैं तो यहाँ जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। मैं नहीं बोलूंगा ये बातें मैं मेरे मुंह से बोलूंगा, लेकिन बताएगा कौन? विदेश मंत्रालय। भारत का जो विदेश मंत्रालय है और ये जो पूरी इंडिया में जितने भी एजेंट है ना, मैन पावर है, फर्जी है, कौन है, ये सिर्फ इसी के अंडर में रह के काम करते हैं। तो ये जानकारी आपको रखना जरूरी है। जानकारी ले लो भैया, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया है, और ये लिखा है मैंने कि समय कहाँ है भाई ऐसे वीडियो देखने के लिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। आपको ये लगता है कि ये वीडियो अपने काम का नहीं है, बोरिंग वीडियो, अपना टाइम पास फालतू में खराब होगा, क्योंकि हो सकता है आप कोई लंबा चौड़ा आपके पास बिजनेस होगा, आप तो यूं ही शौकिया तौर पे 25-30 हज़ार की नौकरी के लिए सऊदी, दुबई, कोई सऊदी वगैरह जा रहे हैं, तो ये वीडियो लोग कम देखते हैं, इसलिए मैंने ये बात लिखी है। देखोगे, हाँ, ये जो देखने वालों के लिए है भैया, नहीं देखने वालों के लिए वीडियो नहीं है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भाई देखिए, जूम कर दूंगा, इसको गौर से पढ़ लेना, आपके लिए ही बताया गया है। विदेश जाने वाले लोगों के लिए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट, डायरेक्ट वेबसाइट ओपन किया भाई मैंने, आप देख लेना। इसमें अगर आप ओपन लगाओगे ना तो विदेश मंत्रालय की ओरिजिनल वेबसाइट है, इस पे देखिए क्या लिखा है, काउंसलर सर्विसेज, देखिए पूरा लोगो वगैरह है। सीआरओ, ईसीएनआर दोनों पासपोर्ट के बारे में बताया गया है। ये इमिग्रेशन अधिनियम 1983 में, अगर आप कोई मुकदमा भी दर्ज करवाते हैं ना किसी एजेंट के खिलाफ में, तो 1983 एक्ट में लगता है मुकदमा, ध्यान रखना। 17 ईसीएनआर पासपोर्ट है, जो अगर आप जाते हो तो यहाँ पे इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी होगी, ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ लो भाई। भारतीय, अगर आप विदेश जाते हैं तो आपके लिए दिशा निर्देश किसने दिए हैं? अपने भर्ती एजेंट के प्रति आपको पूरी जानकारी पहले कर लेनी है। भारत सरकार के द्वारा उनको एक जारी एक लाइसेंस नंबर दिया गया है, वो आप उनको बोल सकते हैं कि भैया अपना लाइसेंस नंबर दिखा दो। जब तक अगर वह लाइसेंसधारी है, वो पंजीकरण उसने करवाया है, लाइसेंस लिया है, नहीं लिया है, तो जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक आपको उनके साथ लेन देन नहीं करना चाहिए, यानी आपको मैन पावर ऑफिस से ही अप्लाई करनी चाहिए, फालतू लोगों से नहीं करनी चाहिए। और अगर वो आपको लगता है कि उनके खिलाफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पीओई या फिर पीजीआई के किसी भी कार्यालय यानी ऑफिस में उनके साथ में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी एजेंट के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए, या फिर आप उप एजेंटों के साथ संपर्क न करें। ये अधिनियम एक्ट 1983 नियमों के तहत अनुमति नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्लियर बात कर दूं कि इंडिया में जितने भी ऑफिस है, हमारी सब ऑफिस है, हमारे सब एजेंट है, वो सब फेक है। एक मैन पावर ऑफिस वाला है, कल परसों एक मेरी बंदे से बात हो रही थी, ये जो बुक है ना, इसमें बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, तो वो बोलते हैं कि सर इसकी उप ब्रांच है, सब ब्रांच है, सब एजेंट है। भैया वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक लाइसेंस है मोटरसाइकिल का समझ लीजिए, या गाड़ी का लाइसेंस है, उस लाइसेंस से क्या आपका पूरा परिवार गाड़ी चला सकता है? अगर वो आपका लाइसेंस है तो आप ही उसको गाड़ी चला सकते हैं, उस लाइसेंस से आपका ही वैलिड रहेगा। उस आपके लाइसेंस के नाम पे जेब में डाल के क्या आपके परिवार वाले गाड़ी चला लेंगे? आरटीओ चालान करेगा ना उनका। तो सेम कंडीशन है भाई। लाइसेंस अगर एक मेरे नाम से अशोक, मैंने लाइसेंस ले रखा है और मैंने पूरी इंडिया में 8-10 ऑफिस खोल दी, वो गलत है, वो सब एजेंट की कैटेगरी में वो, हालांकि वो एक नंबर के माध्यम से 2 नंबर का काम करने वाली स्थिति है। तो हमेशा आपको इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और आगे अगर देखा जाए तो भर्ती एजेंट से कहें कि वो अपना विदेश का जो उनका नियुक्ता यानी जो उनको मिला है भर्ती से रिलेटेड, किसी कंपनी के साथ उनका कॉन्टेक्ट हुआ है, तो वो उनसे डॉक्यूमेंट मांगे कि भैया आपकी कौन सी कंपनी के साथ में कितनी वैकेंसीज आई है। पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दिया जाता है विदेश मंत्रालय के माध्यम से, वो भी आप उनको दिखाने के लिए बोल सकते हैं। आपकी तनख्वाह है, सैलरी है, आपकी क्या कंडीशन है, आपका एग्रीमेंट है, उसको भी पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। भैया विदेश मंत्रालय बोल रहा है। आपका जो रोजगार का जो एग्रीमेंट है, उसमें उसको पैसा कितना दें, सबसे बड़ी सवाल यह आ जाता है भैया एजेंट आपसे कितना पैसा लेते हैं। मेरे पास मैंने देखा है 1.5 लाख तो 1.5-2 लाख लोग दुबई का, कुवैत का, सऊदी का, इस तरह से इतना पैसा भी ले लेते हैं। ये देख लो भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मिल रहा है। और रोजगार संबंधों के अनुसार अगर आप उनको पैसा देते हैं तो आपकी 45 दिनों के वेतन के बराबर इससे अधिक तनख्वाह न दें। मान लीजिए कि आपकी 1000 दरहम तनख्वाह लगी है, तो एक महीने की 1000 हो गई, और 15 दिन की कितनी होगी भैया? 500 और मान लो तो 1500 दरहम तनख्वाह हुई ना, तो 30,000 रुपए से उसको ज्यादा नहीं दे। यही मैं बताता हूं भैया, 30-35 हजार से ऊपर ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में अधिकतम 20,000 रुपए ही आप देने दें और उसकी बदले में रसीद लें। देख रहे हैं आप, दुबई, कतर, मस्कत, सऊदी, कुवैत, जी हाँ, इन देशों की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेट है 20,000। मैं 35,000 रुपए बताता हूँ, जो ज्यादा से ज्यादा है। इससे ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए, जबकि ये आपसे बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। और इसके बदले में आप ये पैसा कैसे दे दें कि डिमांड ड्राफ्ट से दे सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, और बदले में उसकी रसीद भी लें। आप ओवर चार्जिंग, धोखाधड़ी की शिकायत संबंधित अगर आपके साथ है तो आप पीआईयू में प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स पीजीआई या डब्ल्यूआरसी में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। प्रस्थान से पहले क्या देख लें भैया, आप अगर यहाँ से जा रहे हैं किसी ऑफिस के द्वारा विदेश जा रहे हैं, तो उससे पहले देख लो आपके पास पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका वैलिड वीजा होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट में लगा होना चाहिए। और उसके साथ में आप ये कोशिश करें कि आपका वीजा जिस श्रेणी का हो उसी की आपको भर्ती, यानी ये हिंदी में लिखा भी है, इंग्लिश में तो आसानी से समझ आ जाता है। यानी आपका एग्रीमेंट ड्राइवरी का है, तो ये नहीं कि आपको वहां जाके बकरी चराने का काम मिले, ड्राइवरी का ही काम मिलना चाहिए। ये बातें इसमें लिखी गई हैं। और अपने पासपोर्ट और वीजा की एक फोटोकॉपी हमेशा अपने पास में रखें और एग्रीमेंट की भी कॉपी अपने पास में रखें। ये देख लो, आपके पास मैन पावर ऑफिस है
एजेंट द्वारा आपको जो अग्रीमेंट दिया गया है विदेशी नियोक्ता के साथ, जो उनका अग्रीमेंट है उसकी एक कॉपी आपको रखनी जरूरी है। आगे अगर देखोगे तो भर्ती एजेंट द्वारा विविध प्रमाणित अंग्रेजी में रोजगार अनुबंध की एक कॉपी पर जोर दे। उनको बोलो भैया मुझे इंग्लिश में एक प्रमाण अग्रीमेंट की कॉपी ले लो ताकि जरूरत पड़ने पे आपके काम आए। अगर आप विदेश से पैसा भेजते हैं तो उससे जाने से पहले एक बैंक में एनआरआई अकाउंट अपना जरूर खुलवा लें ताकि वहां से आप डायरेक्ट पैसा भेज सकें। रोजगार वाले देश में आप जा रहे हैं, वहां पे आपको कानून से संबंधित है, कामकाज है, रहने की स्थिति है, खुद को परिचित कर ले, देखभाल कर ले जिस देश में जिस कंपनी में जा रहे हैं, और जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश के भारतीय दूतावास का पूरा पता, फोन नंबर, ईमेल अपने पास में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आपको काम आ जाए। आप मान लो दुबई, सऊदी, कुवैत जा रहे हैं तो वहां पे देख सकते हैं आपका पहचान पत्र क्या होगा, आपका लेबर कार्ड हो सकता है, आपका खामा हो सकता है, वो अपना पास में रखें, वो उसको जाते ही प्राप्त कर लें। किसी भी कीमत पर अपना पासपोर्ट और भारत में आपके द्वारा हस्ताक्षरित रोजगार अग्रीमेंट की प्रति आपकी कॉपी को वापस न दें। यानी ये लिखा गया है कि अपने पास में रखे, पासपोर्ट की कॉपी है और आपका अग्रीमेंट है वो हमेशा। और मेरी बात जितनी भी लोगों से बात होती है ना, किसी के पास ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलती, इसीलिए आप लोग फंसते हैं। किसी अन्य रोजगार अनुबंध या किसी के कोरे कागज पर हस्ताक्षर आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। काम पर हड़ताल न करें, आंदोलन का सहारा न लें। स्थानीय श्रम कानूनों के तहत ये अवैध है, ये गलत है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। समझ गए होंगे बात को, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अपने साथ कोई भी खाद्य पदार्थ न रखें। यदि खाद्य पदार्थों में कोई प्रतिबंधित पदार्थ पाया जाता है तो आपको जेल में डाला जा सकता है, ध्यान रखिए। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई दवा साथ में न रखें। यानी ये इंडिया से अगर आप जा रहे हैं ना, वो बातें हैं। उन सभी संपर्कों से बचे जिनके परिणाम स्वरूप एड्स हो सकता है, एक खतरनाक बीमारी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है भैया। आपके निकटतम भारतीय मिशन यानी एम्बेसी के संपर्क में रहें। वेतन या मुआवजे के गैर भुगतान या लेट हो जाती है, नहीं मिलता है समय पे भुगतान या किसी अन्य समस्या के बारे में किसी भी शिकायत की रिपोर्ट भारतीय मिशन को आप कर सकते हैं। अब सीमा शुल्क देख लो भैया, अगर आप मान लो व्यक्तिगत सामान सेवा शुल्क है ना जो एयरपोर्ट पे, वो जांच बहुत ज्यादा सख्त है, तो उस पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे सीमा शुल्क कर्मचारियों के साथ आप सहयोग करें। निश्चित करें कि आप कोई भी नशीला पदार्थ, मादक पदार्थ लेके नहीं जा रहे हैं। शराब सख्त वर्जित है, इसका सेवन एक गंभीर अपराध है जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। किसी से भी बिना जांच वाला पार्सल स्वीकार न करें। अगर आपको किसी के लिए पार्सल लेना है तो अच्छी तरह से जांच कर लें, उसमें शराब या नशीला पदार्थ तो नहीं है, अन्यथा रोजगार के देश में पहुंचने पर यह आपको गंभीर कठिनाइयों में डाल सकता है। अब ये भैया सावधानी दी गई है। देखिए सावधानी क्या रखनी है, आपको अपने पासपोर्ट के सभी पन्नों की फोटोकॉपी बनाकर रखनी होगी, जो आप अपने मोबाइल में, ईमेल आईडी में पीडीएफ रख सकते हैं या प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। पासपोर्ट या उसको फोटोकॉपी खोना नहीं है आपको। संयोग से यदि आप अपना पासपोर्ट खो देते हैं तो आपके नियर जो आपका भारतीय मिशन है, एम्बेसी है, वहां पे पूरी जानकारी देके पासपोर्ट संख्या, दूसरा पासपोर्ट आप वहां पे बनवा सकते हैं। रोजगार एग्रीमेंट की आपकी कॉपी अपने पास में रखिए, इसकी फोटोकॉपी बनाकर हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। भारत छोड़ने से पहले आपको अपने पास में विदेशी नियोक्ता का पूरा नाम, पता, एड्रेस, फॉक्स नंबर होना चाहिए, यानी आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए। यदि आपको अपने विदेशी आपकी जो कंपनी है वो पता लगाने में कठिनाई हो रही है तो तुरंत आपके जो नजदीक एम्बेसी है उसमें आप संपर्क करिए। प्रायोजक कंपनी या प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति या प्रतिष्ठान के साथ अस्थायी या स्थायी रोजगार स्वीकार न करें। ये नहीं कि भैया आप अपनी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में लोग भाग जाते हैं ना, वो देखा होगा आपने। आपके मूल वो कंपनी के अलावा अन्य व्यक्ति के साथ रोजगार करना सख्त वर्जित है, इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। वीजा या रोजगार एग्रीमेंट आपका समाप्त हो जाता है तो उन्हें नवीनीक आप एग्रीमेंट चेंज करवा लें। यदि आप विदेश में अपने रोजगार एग्रीमेंट की अवधि के दौरान थोड़े समय के लिए भारत लौट रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके रोजगार के देश में लौटने से पहले वीजा की अवधि समाप्त नहीं होनी चाहिए। यानी कई बार ये होता है ना कि आप छुट्टी आ जाते हैं, पीछे से वीजा कैंसिल हो, वीजा पूरा खत्म हो गया, रिन्यू नहीं हुआ, तो फिर आप दोबारा नहीं जा सकते, तो रिन्यू करके वापस जाए। यह भी निश्चित करें कि आपका पासपोर्ट वैध है, इसकी समाप्ति से कम 2 महीने पहले इसे विदेश में संबंधित भारतीय मिशन या भारत के क्षेत्र के पासपोर्ट कार्यालय आरपीओ में पुनः चेंज करवा सकते हैं। आपके पासपोर्ट के बारे में इसमें बताया गया है। हालांकि ये चीज आपके लायक है नहीं, इसमें और भी बहुत सारी हैं। वो व्यक्ति जिनके पासपोर्ट पर ईसीआर स्टाम्प नहीं लगाया जाएगा, वो कौन लोग हैं देख सकते हैं। भारत सरकार के जो अधिकारी है वो हैं, सभी राज्य सरकार से रिलेटेड लोग हैं, सभी आयकर दाता, कर से आयकर दाताओं सहित उनके पासपोर्ट में ईसीआर नहीं लगेगा। और भी बहुत सारी हैं, डिग्री धारक हैं, है ना, और भी मैट्रिक है उससे यानी 10वीं से ऊपर हैं, वो है स्थायी नाम, इनको छोड़ दीजिए आप। उन देशों की सूची जहां पे आपका इमिग्रेशन जांच जरूरी है, देख लो भैया, इमिग्रेशन जांच मंजूरी 17 देशों में है। अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूएई और यमन के लिए आवश्यक है। ये 17 देश ऐसे हैं भाई कि यहाँ पे अगर आप जाओगे 10th पास से कम हो तो आपका इमिग्रेशन होगा। हालांकि दुबई का इमिग्रेशन वगैरह लोग विजिट वीजा में चले जाते हैं, जिन देशों में आप विजिट में जाते हैं ना, उनका विदेश मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है।
और इसीलिए आप जितने भी लोग विदेश जाके फंसते हैं ना, ये प्रॉब्लम आती है। और ये बातें मैंने नहीं बताई हैं भैया, ये विदेश मंत्रालय ने बताई हैं आप लोगों को। अब आपको इसमें कितनी बातें समझ में आई हैं, यहाँ तक आप वीडियो देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो जानकारी बताई है ना, ये हर उस आदमी के काम की है जो लोग इंडिया छोड़ के गल्फ कंट्रीज में खास तौर से जाता है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।